प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, पहली रिएक्शन पढ़ी थी, दैट इज हेलोजिनेशन। और उसमें हमने ये लिखा है कि एल्केन अंडरगोस free radical substitution reaction which takes place at high temperature। ठीक है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, या हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है या सनलाइट की प्रेजेंस में या फ्री रेडिकल जनरेटर। और उसमें हमने ये लिखा है कि अगर एल्केन है उसके हेलोजन से रिएक्शन करेंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, तो हेलो एल्केन या हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन बनेंगे, साथ में HX अलग होगा। कुछ नोट पॉइंट लिखे हैं कि रिएक्टिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है, और ये इतनी ज्यादा है कि ये रिएक्शन एक्सप्लोसिव है। ठीक है, तो अब ये पॉइंट आया, अगर ये रिएक्शन एक्सप्लोसिव है तो फिर CH3F या RF बनेगा कैसे, अभी लिख देते हैं। फिर हमने लिखा है सेलेक्टिविटी, सेलेक्टिविटी के लिए उल्टा करेंगे, फ्लोरीन कम है और आयोडीन ज्यादा है, बट आयोडीनेशन एक रिवर्सिबल प्रोसेस है और उसे इरिवर्सिबल बना सकते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। फिर हमने ये भी लिखा है इसका मैकेनिज्म कि ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 स्टेप में चलती है। द स्टेप 1 इज चेन इनिशिएशन, देन चेन प्रोपगेशन एंड देन चेन टर्मिनेशन। यहां तक क्लियर। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन इज 3 to 1, मतलब अगर ये एक एल्केन है और इस एल्केन की रिएक्शन कही गई है क्लोरीन से या स्पेशली ब्रोमीन से, आएगा क्वेश्चन, ब्रोमीन से करें तो क्या बने। तो अगर ब्रोमीन से करेंगे बेटा इसका मेन आंसर ये होगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट मेन बनेगा, यानी ये वाली हाइड्रोजन है बच्चों 1 डिग्री, या हाइड्रोजन है 3 डिग्री, या हाइड्रोजन है 2 डिग्री, तो यहाँ रिएक्शन किससे होगी 3 डिग्री से, क्योंकि ब्रोमीन की सेलेक्टिविटी अच्छी है, ये सिलेक्शन करके 3 डिग्री पे रिएक्ट करेगा। यही अगर क्लोरीन या F क्लोरीन होता तो हो सकता है किनारे वाला प्रोडक्ट भी बन जाता, क्योंकि फ्लोरीन तो तुरंत रिएक्ट करता है, जैसे रिएक्टेंट मिला रिएक्ट करता, इसलिए इसे कहते हैं सेलेक्टिविटी, यही आके रिएक्शन। अब क्लियर है सेलेक्टिविटी, कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट, अब हम इसी रिएक्शन का एक और नोट पॉइंट लिख रहे हैं कि CH3F कैसे बनेगा, क्योंकि अगर आपने मीथेन की रिएक्शन डायरेक्ट क्लोरीन से कर दी तो रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि एक्सप्लोजन हो गया तो ये कंपाउंड थोड़ी मिला तुम्हें। ठीक है, अगर आपने ये रिएक्शन डायरेक्ट कर दी तो और ये एक्सप्लोसिव है, तो अगर एक्सप्लोसिव है एक्सप्लोजन हो गया तो इसका मतलब कंपाउंड नहीं मिला। चलो बनाने वाला निपट गया, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई टेंशन नहीं है, जो रिएक्शन कर रहा था वो निपट गया, कोई बात नहीं। कंपाउंड भी तो नहीं मिला, वो भी तो एक्सप्लोसिव होकर खत्म हो गया ना, तो नहीं मिला, तो ये कैसे कंपाउंड मिले? इज इट क्लियर? तो इसका तरीका क्या है, पहले मीथेन की क्लोरीन से रिएक्शन करते हैं और मिथाइल क्लोराइड एंड HCl को बनाना है, बनाना। ठीक है, अब ये वाला जो केमिकल हमारे पास आ गया है, इसकी रिएक्शन हम सिल्वर से या सिल्वर के फ्लोराइड, हेवी मेटल फ्लोराइड से कर देंगे, AgF, HgF2 या एंटीमनी फ्लोराइड, ऐसे कंपाउंड से कर देंगे, और ये बन जाता है CH3F और AgCl अलग। तो यहाँ पे कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ और हमें ये प्रोडक्ट मिला, समझ में आ रहा? और इसलिए ये हमारा स्मार्ट वर्क है, और ये हमारी कैसी रिएक्शन हो गई, स्मार्ट। इज इट क्लियर? इस रिएक्शन का क्या नाम है, स्मार्ट। लेकिन अब वही है, किसी के सामने क्या स्मार्ट हो गया, बहुत तो अपने आप को शाना बन रहा है, तो हिंदी में शाना है, अंग्रेजी में स्मार्ट बन रहा है, बात वही होगी ना। तो ऐसा भी लोगों को फील है और हमें अपनी भी अंदर से फील गुड हो जाए, तो हमने कोई बात नहीं स्टाइल में लिखते हैं, तो इसको ना हमने थोड़ा स्टाइल में लिखा, समझ में आ गया? इज इट क्लियर? एम को हमने उल्टा करके लिख दिया, वो भी खुश है, कह रहे स्वाट रिएक्शन है, हम भी खुश है, हम स्मार्ट है। इज इट क्लियर? दोनों की भावनाएं बैलेंस हो गई। तो व्हाट इज स्वाट रिएक्शन? स्वाट रिएक्शन क्या है? ये एक तरीके से एक तरह के हेलोजन हेलो एल्केन से दूसरा हेलो एल्केन बनाने का तरीका, तो इंटर हेलोजिनेशन का एक तरीका है, या ये क्या, एक हेलो कंपाउंड से दूसरा हेलो कंपाउंड। ठीक है, इसी के नोट के अंदर लिख लीजिए स्वाट रिएक्शन। स्वाट रिएक्शन basically when alkyl chloride is reacted with
सिल्वर क्लोराइड, बेटा सिल्वर की जगह अदर मेटल क्लोराइड भी हो सकते हैं। When alkyl chloride is reacted with silver chloride, F आएगा, पहले Cl था, silver chloride, then alkyl chloride obtained. तो बेसिकली ये हेलोजन एक्सचेंज तरीका है, एक हेलोजन 30 दूसरी हेलोजन आगे हेलोजन एक्सचेंज का तरीका है, और इस रिएक्शन का नाम लिखा है स्वाट रिएक्शन। ठीक है, मिटा दो। भाई बता दो, हल्का सा नॉक कर दो यार, या हल्का, ठीक है, नॉक कर मतलब ये ऐसा लगा क्या क्या चलिए नेक्स्ट, अगला मेथड देखें। अगली रीड मैंने आपको कल भी कहा था एल्केन में 5 रिएक्शन है, इसमें हेलोजिनेशन मेन थी, और कल पूरे टाइम में एक रिएक्शन में हेलोजन, बाकी चारों एक एक मिनट की रिएक्शन है, ज्यादा पढ़ना ही नहीं, जल्दी जल्दी लिखते जाइए। अगला नाइट्रेशन, नाइट्रेशन नाइट्रेशन बेटा व्हाट इज नाइट्रेशन? एल्केन देख लो, पहले रिएक्शन बाद में लिखना। ये देखिए, ये वो कंपाउंड कहलाता है एल्केन, नाइट्रेशन कराते हैं HNO3 से, लेकिन आपके हेल्थ के लिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूं HNO3 को OHNO2 ऐसे करके, इससे आपको जल्दी समझ में आ जाए ये वाटर निकल जाता है। तो यहां तक क्या कहलाएगा? व्हेन एल्केन्स आर रिएक्टेड विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, जब एल्केन बेटा नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करते हैं देन ये प्रोडक्ट बनता है। प्रोडक्ट का नाम क्या है? These are named as नाइट्रोएल्कीन, नाइट्रोएल्कीन बनते हैं। एंड ऑब्वियसली एल्केन की सारी रिएक्शन हाई टेंपरेचर पे होती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में होती है। बोलो क्लियर है? तो लैंग्वेज क्या है? पहले लैंग्वेज को ध्यान देना, बाद में ये लिखना। लैंग्वेज क्या है? when alkenes are reacted with concentrated nitric acid, when alkenes are reacted with concentrated nitric acid at high temperature, when alkanes are reacted with concentrated nitric acid at high temperature, then nitroalkanes are obtained. When alkanes are reacted with concentrated nitric acid at high temperature, then nitroalkanes are obtained. ठीक है, बाकी इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं। ये रहा आपका RH एल्केन, HNO3 है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ये हाई टेंपरेचर है। RNO2 जो बनता है वो नाइट्रो एल्केन कहलाता है प्लस वाटर। When alkanes are reacted with concentrated nitric acid, then nitroalkanes are obtained. ठीक है, मिटा दो। इस रिएक्शन का वैसे तो आपको बता ही चुका हूं, बार-बार कहने की जरूरत नहीं है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, 3:1 रिएक्टिविटी ऑर्डर है, टर्शियरी हाइड्रोक्सी में सेकेंडरी में प्राइमरी। बता बेटा, यहाँ OH और NO2 पे बॉन्ड टूट रहा है, OH और NO2 पे, ये O है ये N है, किस पे माइनस चार्ज आएगा किस पे प्लस? OH और NO2 पे किस पे माइनस किस पे प्लस? O पे क्या? हाँ बोलो बच्चों, बोल बेटा। इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, इसीलिए क्या ना बार बार लिखाने की क्या जरूरत है? अरे भैया, इट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म जब नीचे के इलेक्ट्रॉन दोनों को मिलते हैं, चार्ज कहां से आ गए? ये रिएक्शन में चार्ज नहीं आए,
अब ये मत कहना तुमने तो यही पूछा था चार्ज कहाँ आएगा, तो आंसर हमें ये चाहिए था, यहाँ चार्ज नहीं आएगा क्योंकि ये फ्री रेडिकल है। समझ में आया? तो एल्केन की सारी रिएक्शन फ्री रेडिकल है, चार्ज नहीं। इसमें एक पॉइंट और है, अगर आप याद कर पाए तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं। वो पॉइंट क्या है कि अगर हमने प्रोपेन का टाइट्रेशन किया है एंड ऑब्वियसली ये वेपर फेज में होता है, यानी हाई टेम्परेचर जब होता है तो वेपर फेज होती है, तो मेन प्रोडक्ट तो ये बनेगा, दैट इज 2 नाइट्रोप्रोपेन। और अगर आपको समझ में आ गया 2 वाला क्यों बनेगा मेन, क्योंकि 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होता है और 1 डिग्री कम, तो मेन प्रोडक्ट तो 2 बनेगा। बट यहाँ एक पॉइंट ये है कि इस हाई टेम्परेचर में कई बार ये बॉन्ड भी टूट जाते हैं, और जब ये वाले बॉन्ड टूट गए तो छोटे मेंबर भी बनने लगते हैं, यानी नाइट्रोमीथेन भी बन सकता है और नाइट्रो इथेन भी बन सकता है। फुल क्लियर हो गया? तो जरूरत नहीं है, ठीक है, बस मैंने आपको बता दिया। At high temperature or in vapor phase, carbon-carbon single bond may also cleave to give lower nitroalkane. ठीक है, अगर आप याद रखें तो याद रखें, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। ठीक, हटा दो। नेक्स्ट अगला लेते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, अब भैया अगर नाइट्रेशन समझ में आ गया तो सल्फोनेशन तो कुछ भी नहीं है, एकदम डायरेक्ट है। बता बेटा क्या होता है सल्फोनेशन? वेरी गुड, वेरी गुड, यानी आपको कितना समझ में आ गया है कि अब सल्फ्यूरिक एसिड होगा और सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4, ठीक है, और H2SO4 को मैंने OH अलग लिखा है, H2OH अलग लिखा है, तो ये वाटर निकल गया और ये वाली चीज बन गई R2O3H। जैसे RCOH क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे इनका केमिस्ट्री में नाम क्या है, इनका नाम है एल्केन सल्फोनिक एसिड, तो ये एल्केन सल्फोनिक एसिड बनता है, ठीक है। तो लैंग्वेज क्या आ गई, when alkanes are reacted with concentrated sulfuric acid at high temperature, then alkane sulfonic acid okay, देखो जल्दी से, when alkanes are reacted with concentrated sulfuric acid at high temperature, then alkane sulfonic acids are obtained. When alkanes are reacted with concentrated sulfuric acid at high temperature, then alkane sulfonic acids are obtained. बच्चों इसमें भी ना एक पॉइंट है बेटा, इसमें एक पॉइंट है, लिख ली रिएक्शन, ये वाला पॉइंट एक आध बार 11th स्टैंडर्ड पूछा गया है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये रिएक्शन जब हेवियर एल्केन होता है तभी होती है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड से OH निकालना, आई होप तो आपको भी समझ में आ रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड से H निकालना तो आसान है, H पॉजिटिव, लेकिन OH से बॉन्ड तोड़ना थोड़ा मुश्किल। एसिड है ना, H इजीली छोड़ेगा, OH थोड़ी छोड़ेगा, लेकिन ये मैकेनिज्म के हिसाब से छोड़ता है OH, बट हाई टेम्परेचर, और वो जब हेक्सेन या टर्शियरी हाइड्रोजन हो तभी हो सकता है। तो आप इसमें नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है, हेक्सेन एंड ऑनवर्ड्स, यानी हेक्सेन के बाद वाले mainly undergoes sulfonation. Hexane and onwards mainly undergoes sulfonation. Hexane है या उससे ज्यादा कार्बन है वही सल्फोनेशन में जाते हैं, mainly undergoes sulfonation। बेटा अगर मैं आपको कहूं कि हेक्सेन के नीचे एक मेंबर या 2 मेंबर ये रिएक्शन देते हैं सल्फोनेशन, तो दिमाग लगा के बताओ कौन देता होगा। हेक्सेन के नीचे एक्सेप्शन है, 1-2 मेंबर ये रिएक्शन देते हैं, थोड़ा आप कॉमन सेंस लगाओ, बताओ कौन देता होगा। तो हेक्सेन के नीचे एक मेंबर ये है जिसका नाम है आइसोब्यूटेन या आइसोपेंटेन, क्योंकि यहाँ ये वाली हाइड्रोजन है 3 डिग्री कार्बन और 3 डिग्री हाइड्रोजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो हेक्सेन के नीचे अगर ये रिएक्शन हो रही है तो वहां कौन सी हाइड्रोजन मौजूद है, 3 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है, लिख लीजिए। आइसोपेंटेन ऑल्सो गिव्स दिस रिएक्शन, isopentane also gives this reaction due to 3 degree hydrogen. Isopentane also gives this reaction due to 3 degree hydrogen. Isopentane ये रिएक्शन देते हैं क्योंकि उसमें 3 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है। अब आपको है मतलब सल्फोनेशन में कुछ खास याद नहीं करना, लिखा दिया आएगा। अब ये 2 इक्वेशन याद करनी है, ये टीचर्स जनरली पूछते हैं 11th स्टैंडर्ड में। One is known as
आइसोमेराइजेशन पहले देख लेना, बाद में लिखना। व्हाट इज आइसोमेराइजेशन? बता बेटा, व्हाट इज आइसोमेराइजेशन? आइसोमेराइजेशन वेरी गुड। आप थोड़ा भी सोचोगे ना तो इतना इजी है, कुछ भी बोलोगे रेलेवेंट तो आंसर आ जाए। मतलब आप थोड़ा भी इसमें रेलेवेंट बोलो, आपको आंसर दिख जाएगा। बता बेटा आइसोमेराइजेशन क्या है? ऐड करना वर्ड गलत है। आप ये कह सकते हैं किसी कंपाउंड से रिएक्शन के बाद उसी का आइसोमर बना देना, आइसोमेराइजेशन यानी आइसोमर्स का इंटर कन्वर्जन। मतलब ये मैंने आपको रिएक्टेंट लिख के दिया, व्हिच इज कॉमनली टर्म्ड एज ब्यूटेन, या कॉमनली इसका नाम है नॉर्मल ब्यूटेन। अब मैंने कुछ ऐसी रिएक्शन कराई, रिएजेंट ऐसा लिया कि रिएक्शन के बाद ये इसमें चेंज हो गया। एंड व्हाट इज दिस कंपाउंड? दिस कंपाउंड इज नोन एज आइसोब्यूटेन। ठीक है, तो ब्यूटेन से क्या बन गया? आइसोब्यूटेन। तो ये दोनों का फॉर्मूला सेम है, बट इसमें मेन चेंज 4 कार्बन की या 3 कार्बन की। तो ये दोनों कौन से आइसोमर है? चेन आइसोमर। दिस रिएक्शन इज नोन एज आइसोमेराइजेशन। तो यहाँ कौन आएगा कैटलिस्ट? AlCl3 एंड HCl। ये सॉरी, ये इसके कैटलिस्ट हैं, ये याद। ठीक है, तो आइसोमेराइजेशन करता कौन है? ये एक मिनट रुक जाओ, अभी लिखना है। एक और रिएक्शन है जिसका नाम है एरोमेटाइजेशन। ऑलमोस्ट कुछ कुछ ऐसी है, कुछ पूरी नहीं। अगर 6 कार्बन या उससे ज्यादा कार्बन का एल्केन लिए और उसको जब हम हीट करते हैं तो वो पहले तो साइक्लोहेक्सेन में चेंज होता है, साइक्लोहेक्सेन को फिर हीट करते हैं उसी रिएजेंट के साथ, तो ये बेंजीन बन जाती है या बेंजीन के डेरिवेटिव बनने लगते हैं। फिलहाल ये वाली रिएक्शन जिसमें बेंजीन बनती है ये क्या कहलाती है? एरोमेटाइजेशन। बेटा ये कैसे कंपाउंड है? एरोमेटिक कंपाउंड है, इसलिए ये रिएक्शन क्या कहलाती है? एरोमेटाइजेशन। पूरा आ रहा है कैमरे में? आ रहा है यार? तो ये वाली रिएक्शन कहला रही है एरोमेटाइजेशन। यहाँ का कैटलिस्ट क्या है? यहाँ के कैटलिस्ट है मेटल ऑक्साइड मेनली, Al2O3, Cr2O3, ZnO, ऐसे कैटलिस्ट हैं। तो इन कैटलिस्ट के साथ जब हीट करते हैं तो ये प्रोडक्ट जो बनते हैं, दिस इज नोन एज एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। तो पहली वाली थी आइसोमेराइजेशन और ये वाली रिएक्शन कैसी है? एरोमेटाइजेशन। बोलो क्लियर है नाम? अब हमें एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि दोनों ही एल्यूमिनियम के कंपाउंड है। एग्जाम में जाके हम कंफ्यूज ना हो कि किसमें क्या लिखना है, तो याद कैसे करें? इतना तो याद होगा, एरोमेटिक बेंजीन मेनली एरोमेटिक है, ये तो मालूम है। एरोमेटिक और एलिमेटिक दो होते हैं, ये ओपन चेन वाले एलिमेटिक होते हैं और रिंग वाले एरोमेटिक। अब याद हो जाना चाहिए। नहीं आया याद करने तरीका? देखो, जिसमें आपको रिंग बनानी है उसमें कैटलिस्ट में भी रिंग दिख जाएगी। कैटलिस्ट में ऑक्सीजन दिख रही है, वो दिख रहा, Al2O3, Cr2O3 वो लगा है, रिंग दिख रही है, रिंग से रिंग वाला बने। नहीं तुम बनाओगे कोई टेंशन नहीं है, एग्जामिनर बनाएगा 2 रिंग तुम्हारे नंबरों में, क्वेश्चन काटेगा और 2 रिंग को बना देगा। ठीक है, तो वो हो गई एरोमेटाइजेशन। इज इट क्लियर? और जहां रिंग नहीं है, AlCl3, HCl, AlCl3 का स्ट्रक्चर समझते हो? ये होता है Al, ये है Cl, ये है Cl, ये है Cl। ध्यान से देखो, इसका अपना स्ट्रक्चर ही बता रहा है आइसोमर बनने वाला, यही तो बनाना है तुम्हें। ठीक है, तो ये AlCl3 और HCl जो है ये आइसोमेराइजेशन का रिएजेंट है, ये एरोमेटाइजेशन। दोनों रिएक्शन क्लियर? अब लिखाएंगे दोनों, हेडिंग एक एक करके लिखते हैं। पहली आइसोमेराइजेशन, ठीक है, आइसोमेराइजेशन when butane और ऑनवर्ड मेंबर्स, मतलब आइसोमर 4 कार्बन के नीचे नहीं होता, इसलिए हमने ब्यूटेन कहा। when butane और onward members are heated with when butane और onward members are heated with, ठीक है, are heated with AlCl3 and HCl catalyst, then isoalkanes are obtained. Then isoalkanes are obtained. तब इनके isoalkanes बन जाते हैं।
यानी ब्यूटेन से आइसोब्यूटेन, पेंटेन से आइसोपेंटेन, एक कार्बन ब्रांच में आके आइसोएल्केन सा बनते हैं। फॉर एग्जांपल ये रहा पहला ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन AlCl3 HCl, हीट किया और ये आपने बना दिया बेटा आइसोब्यूटेन। ठीक है बेटा, डन। डन। अगली हेडिंग लिखें बेटा इसका एरोमेटाइजेशन। When vapors of hexane and onward members, when vapors of hexane and onward members, Sir, repeat again. हाँ बेटा, Sir, when, repeat again. हाँ बोल तो रहा हूँ, when vapors of hexane and onward members, यानी हेक्सेन के आगे वाले members, when vapors of hexane and onward members are passed over catalytic mixture, passed over catalytic mixture, कौन सा है catalytic mixture? Al2O3 Cr2O3 are passed over catalytic mixture Al2O3 and Cr2O3, then मैं सीधा लिखा दे रहा हूँ, यही प्रोडक्ट जो बनता है, then benzene and its derivatives are obtained. When hexane and onward members are heated, या vapors of benzene and onward members are passed over a catalytic mixture of Al2O3 and Cr2O3, then benzene and their derivatives are obtained. यहाँ हमने डेरिवेटिव क्यों लिखा है? अगर ये 7 कार्बन का एल्केन ले लेंगे 7H16 और इसी मिक्सचर में पास करेंगे तो ये 6 कार्बन की रिंग और एक ब्रांच ऐसे आ जाएगी, यानी ये टोलीन बनेगी। इस कंपाउंड का नाम है, कॉमन नेम भी और IUPAC भी कह सकते हो, टोलीन बनेगी। तो 6 कार्बन से जो बन रहा था ये बेंजीन बनेगी, और अगर 7 कार्बन का ले लेंगे तो टोलीन बनेगी, विच इज आल्सो मिथाइल। ठीक है, लिख लिया दोनों, दोनों लिख लीजिएगा क्योंकि ये 7 वाली भी पूछी जाती है बेटा। Next, बेटा अगली हेडिंग का नाम है पायरोलिसिस। नाम से क्लियर है, लिसिस मतलब ब्रेक करना, पायरो वर्ड बेसिकली हीट के लिए आता है, तो हीट करके ब्रेकेज करना पायरोलिसिस कहलाता है। नाम से क्लियर हो गया, पायरोलिसिस दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्मॉलर हाइड्रोकार्बन बाय द ट्रीटमेंट ऑफ हीट। हम पढ़ गया रहे, एल्कीन पढ़ रहे हैं, एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी है, तो हमने कोई बड़ा एल्कीन ले लिया, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 8 कार्बन का एल्कीन लिया। अब इस 8 कार्बन के एल्कीन को हमने हीट किया, जब हीट किया तो ये छोटे एल्कीन में टूट सकता है, वेरी हाई टेंपरेचर। हो सकता है ये 4 कार्बन में चला गया हो, C4H10 ब्यूटेन बन गया हो, अभी 4 कार्बन और बचे। ध्यान से देखो, अगले 4 कार्बन C4H8 की बनेगी, क्योंकि तुमने तो खाली हीट किया, हाइड्रोजन थोड़ी चाहिए निकाले हैं, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है। तो आप जब भी पायरोलिसिस करेंगे तो डायरेक्टेड एल्कीन बनेगी ही बनेगी, एल्कीन बनती ही बनती है, क्योंकि वैलेंसी कभी पूरी होगी, दोनों ब्यूटेन बन ही नहीं सकते, हाइड्रोजन होते हैं, तो एल्कीन बनना हमेशा पॉसिबल है या बनती बनती है। एल्केन के केस में अगर आप एल्केन को हीट ट्रीटमेंट दे रहे हो तो यहाँ एक स्पेशल वर्ड कह सकते हो, क्रैकिंग। तो क्रैकिंग इज obviously for alkane,
तो पायरोलिसिस इन एल्केन इज नोन एज क्रैकिंग। तो जब भी एल्केन की पायरोलिसिस कहते हैं क्रैकिंग। बस इसका एक नुकसान है या ये कहें एक लिमिटेशन है कि यहाँ प्रोडक्ट फिक्स नहीं है कि यही बनेगा। आप पायरोलिसिस कर रहे हैं तो हो सकता है मीथेन बन जाए, हो सकता है 2 कार्बन का इथीन बन जाए। अब ये 3 कार्बन हो गए, अब ये 5 कार्बन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन 8 हो गए। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे ये भी मेंबर बन सकते हैं। दैट मींस पायरोलिसिस में प्रोडक्ट्स फिक्स नहीं। तो व्हाट इज पायरोलिसिस? क्या हुआ बेटा पायरोलिसिस? बताओ व्हाट इज पायरोलिसिस? Very good. Breakdown of heavier hydrocarbon into smaller hydrocarbon by treatment of heat. In case of alkane, it is known as cracking. जब ये alkane में हो रहा है तब ये क्या कहला रहा है? Cracking. बोलो क्लियर है? लिखो पहले। Breakdown of degradation करना ही है, degrade या breakage करना है। Breakdown of bigger hydrocarbon into smaller hydrocarbon. Breakdown of bigger hydrocarbon into smaller hydrocarbon, bigger hydrocarbon into smaller hydrocarbon by the application of heat. By the application of heat is known as, by the application of heat is known as pyrolysis. Breakdown of a bigger hydrocarbon into smaller hydrocarbon by the application of heat is known as pyrolysis. In case of alkane, it is known as cracking. Alkane जब भी होगा तब ये कहलाएगा cracking. In case of alkene, it is known as cracking. In case of alkene, it is known as cracking. Next line से लिखते हैं. The products of cracking are not fixed. मतलब हम चाहें कि इथीन ही बने ऐसा कोई गारंटी नहीं है। The products of cracking are not fixed. कौन से प्रोडक्ट्स बनेंगे ये तो फिक्स नहीं है, लेकिन बेटा लेकिन एल्कीन जरूर बनेगी। एल्कीन must be formed by it. क्रैकिंग अगर आपने की है तो एल्कीन बनेगी ही बनेगी। अगर आपने मीथेन की पायरोलिसिस या क्रैकिंग कर दी तो कार्बन ब्लैक मिल जाता है, मतलब, और कार्बन का जो है या पेंट वार्निशेस, तो मीथेन की भी कर सकते हैं, लेकिन उससे सीधा हमें क्या मिल जाएगा? कार्बन मिल जाएगा। बिटा दो, लिख लिया। आप और भी कोई बना सकते हैं, जरूरी नहीं है यही दो लिखो, कोई और बना। तो इट फिनिशेस एल्कीन। अब आप एल्केन का इतना सा काम अपने आप कर लीजिएगा। यूजेस ऑफ एल्केन अगर मिल जाए तो लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। हटाओ। नेक्स्ट हेडिंग है एल्कीन। अगली हेडिंग का नाम देते हैं एल्कीन। छोटे छोटे 4 चैप्टर थे। एल्केन पहला खत्म हो गया, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन एसिड। तो अब अगली हेडिंग है एल्कीन। तो यहाँ सबसे पहले वही है आईयूपीसी। सभी लोग क्लियर? आईयूपीसी बताने की जरूरत तो है, एक आध एग्जांपल लिख लेते हैं बाद में। नॉमेनक्लेचर लिख लो एल्कीन का, आईयूपीसी नॉमेनक्लेचर, बस एक दो एग्जांपल। CH3 होल ट्राई C, CH डबल बॉन्ड CH2। जल्दी से इसका आईयूपीसी नहीं पता, बताओ बेटा इसका आईयूपीसी। ओके, तो आपने बिल्कुल सही नाम बताया है इसका। ये 4 कार्बन की चेन है, यहाँ 2 मिथाइल है,
यहाँ से नंबरिंग होगी बिकॉज डबल बॉन्ड इज प्रिफर्ड ओवर एल्काइल ग्रुप और इसीलिए नाम आएगा सॉरी ब्यूट 1E और 3,3 डाइमिथाइल 3,3 डाइमिथाइल ब्यूट 1E डाइमिथाइल। Done? Are you easily clear? Next again, method of preparation GMP, general method of preparation. General methods of preparation. हम पहले वो मेथड लिखेंगे जो थोड़ा बहुत हमारे पीछे से रिलेटेड है और एल्केन चैप्टर में थोड़ा बहुत पढ़ा हो वैसे ही। ठीक है, देखो बच्चों इसके जनरली 5-6 मेथड है एल्कीन के बनाने के और पहला मेथड हम इसमें जो लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं फ्रॉम एल्काइंस। आपको याद है पिछले चैप्टर में आपने एल्काइन से एल्केन पढ़ा था, कैसे पढ़ा था बेटा बताओ? एल्काइन से एल्केन मैं आपको याद दिलाऊं, ये लिखा था और इससे हमने ये पढ़ा था। कैसे पढ़ा था? जोर से बोलो बेटा। गुड रिएक्शन टू एल्काइल हैलाइड या एल्काइल हैलाइड है एक बोलने दिया भैया। चलो भैया बोल। पहली रिएक्शन ये लिखाई थी सेवेंटियर सेंट्रेंस सैचुरेशन कराना है ना, तो इसमें बेटा पहले हाइड्रोजन जुड़ी होगी, पहले तो ये बना होगा, उसके बाद फिर हाइड्रोजन जुड़ के तब बना होगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम चाहते हैं ये एक मोल हाइड्रोजन जुड़ के ये रिएक्शन नहीं रुक जाए, एल्कीन पे आगे जाए, तो इस चीज को हेडिंग का नाम क्या हो गया? बाय पार्शियल हाइड्रोजनेशन, बाय पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस का पार्शियल हाइड्रोजनेशन करना, समझ में आ रहा है? पार्शियल का मतलब क्लियर, सारे हाइड्रोजन नहीं जुड़ने, सारे पाई बॉन्ड नहीं है, बाय पार्शियल हाइड्रोजनेशन। तो अगर आपने यहाँ हाइड्रोजन पास की और साथ में निकल कैटलिस्ट दे दिया तो रोक नहीं पाओगे, एल्केन पर रिएक्शन चली जाएगी। तो यहाँ कैटलिस्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ करनी पड़ेगी, कुछ और लेना पड़ेगा जिससे एल्कीन पे ये रिएक्शन रुक जाए। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे कैटलिस्ट लिया जाता है जिसे कह देते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट। तो लिंडलार्स कैटलिस्ट है क्या? बेसिकली बच्चों ये कैटलिस्ट है पैलेडियम, पीडी नाम सुना है? पैलेडियम उसे पॉइजन कर, इससे बहुत सारे पॉइजनिंग की चीजें हैं, यहाँ आप बेरियम सल्फेट डाल सकते हैं, क्यूनोलिन डाल सकते हैं या कोक डाल सकते हैं, पेप्सी भी डालेंगे। ठीक है, तो इनमें से किसी से भी पॉइजन कर दोगे तो ये रिएक्शन आगे नहीं जाएगी, यही रुक जाएगी। ठीक है, तो इस कैटलिस्ट का नाम ये। ठीक, तो ये क्या कहला रहा है? पार्शियल हाइड्रोजनेशन, और ये एल्काइन यहाँ पे रिएक्शन रुक जाएगी। और वैसे इसमें कैटलिस्ट और भी इसके अलावा भी, मतलब अगर और डिटेल में जाओगे तो यहाँ से जो एल्कीन बनती है वो सिर्फ एल्कीन बनती है, यानी ये जो एल्कीन बनेगी ट्रांस कैटलिस्ट से वो कैसी बनेगी? सिस। सिस और ट्रांस दो होती है ना, सिस बनती। और अगर आपने इसमें निकल बोराइड ले लिया, ठीक है, मैंने निकल में पॉइजन बोरॉन की डाल दी, तब भी सिस एल्कीन बनती है। और अगर ट्रांस एल्कीन बनानी हो तो सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया लेते हैं या लिथियम एंड लिक्विड अमोनिया, तो उससे बन जाती है ट्रांस एल्कीन। तो इतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं आपके लेवल पे, आप सिर्फ एक पॉइंट याद करें, ठीक है, दैट इज एलआईसी वर्ड याद करेंगे तो थोड़ा याद रहेगा। व्हाट इज एलआईसी वर्ड? कि लिंडलार्स कैटलिस्ट से सिस एल्कीन बनती है, थोड़ा याद रहे। इज इट क्लियर? और लिंडलार्स कैटलिस्ट क्या है? दैट इज पीडी पॉइजन विद PSO4। अगर आप बहुत सारे नहीं लिखते, खाली यहां तक भी लिख देते हैं तो भी एग्जामिनर सेटिस्फाइड रहता है, क्योंकि सल्फर भी है, क्यूनोलिन भी है, सल्फर भी है, कोक भी है, लेकिन अगर आप खाली BSO4 और कार्बन लिखते तो इनफ। ठीक, हेडिंग का नाम क्या हुआ? बाय पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइंस। अब लैंग्वेज क्या आ गई? व्हेन एल्काइंस आर रिड्यूस्ड विद, बेटा किससे रिड्यूस कर रहे हैं? व्हेन एल्काइंस आर रिड्यूस्ड विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ, व्हेन एल्काइंस आर रिड्यूस्ड विद हाइड्रोजन in presence of PD, palladium, poisoned with barium sulfate, palladium poisoned with barium sulfate। बेटा इसके ब्रैकेट में लिखिए इसका नाम, that is Lindelar's catalyst। When alkynes are reduced
with hydrogen in presence of palladium poison barium sulfate, या इसके आगे आपको भी लिख सकते हैं सल्फर एसेट्रा और ब्रैकेट में लिंडलास कैटलिस्ट, देन सिस एल्कीन्स आर obtained, या ये कैटलिस्ट एल्काइन से एल्कीन बनाता है और एल्कीन पे दोबारा हाइड्रोजन नहीं जुड़ने देता, यानी एल्कीन पे रिएक्शन रुक जाती है, देन सिस एल्कीन्स आर रिएक्शन लिख लो। ये एसिटिलीन से इथाइन पे रिएक्शन रुक गई, शुरू में एसिटिलीन ये ली गई है जिसे आप इथाइन कहते हैं और इथीन पे रुकी है, सॉरी एसिटिलीन से इथीन पे, इथाइन गलत बोल दिया था मैंने, एसिटिलीन से इथीन पे बेटा। और एक्स्ट्रा नॉलेज लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि सोडियम इन लिक्विड अमोनिया या लिथियम इन लिक्विड अमोनिया से ट्रांस एल्कीन, इतना लेकिन डिटेल में जाने की जरूरत है, तो आपके यहाँ से एल्कीन तक ही आ बेटा। चलिए बेटा अब ये स्टार्ट हो गया है एल्काइन चैप्टर, सॉरी एल्कीन, और एल्कीन की पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई है व्हिच इज फ्रॉम एल्काइन। दूसरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन बेटा, जैसे आपको अगर याद हो एक बच्चे ने भी कहा भी था वुड्स रिएक्शन, बेटा क्या थी वुड्स रिएक्शन बता दो, एक वुड्स, बड़ी गलत बात है, पढ़ गया रंजित थोड़ा बहुत, अब बोलो बेटा वुड्स रिएक्शन, बस अब बोलो आप बेटा वुड्स रिएक्शन तो बताओ, इवन और तो बाद में गिनेगी, पहले रिएक्शन क्या है ये तो बताओ, किसकी रिएक्शन की किससे ये क्या बना, है ना। मतलब हम पूछ रहे हैं राजेंद्र नगर कहाँ है, या राजेंद्र की लोकेशन बताओ, वो क्या बता रहे, छोले भटूरे मिलते थे वहां, चने भी मिले थे और साथ में लंगर भी मिला था। अब रिएक्शन बताओ तो बाद में उसके कैरेक्टर बताना, इवन ऑड ये तो बात की बात है, पहले मेन रिएक्शन तो बताइए, रिएक्शन क्या ये वो है जब मुझे एड्रेस का बोले एक ट्रक खड़ा हो, उसके पीछे वाला मकान है, आप गए वहां ट्रक है नहीं, बोले हाँ ट्रक चला गया, बोले हाँ मकान भी चला गया, ये ऐसे लोग बता बेटी बोलो। वो तो अंग्रेज हो गया, एल्केन बनाने के लिए थी, एल्केन की रिएक्शन, एल्केन को एक को बोलने दो पूरा, हाँ तो फिर एल्केन क्यों बोल रहा, हाँ हाँ आगे, बस वो बेकार का अलग, हायर एल्केन बनता ये बोला जाए, बस इसको कोशिश करो थोड़ा बहुत कंफर्ट जोन से बाहर आके अंग्रेजी में बोलने, आप टोटल हिंदी में बोल रहे थे उसको थोड़ा बहुत अंग्रेजी में वो करो। कौन से स्कूल में पढ़ते हो, बीबीएल में ना, इंग्लिश मीडियम वाला है, इंग्लिश मीडियम है, तो इसमें इंग्लिश मीडियम का मतलब क्या है, अगर तुम प्योर हिंदी में बात कर रहे हो हैं, हाँ भाई बता जरा क्या है ये वुड्स रिएक्शन, मतलब इंग्लिश मुझे भी नहीं आती बेटा, इंग्लिश में पूरी रिएक्शन नहीं बोल पाएगा, मैं कह रहा हूँ बोलो ना, मतलब ये प्यार क्या हो रहा है, क्या गाने वाने के लिए गला साफ कर रहा है, प्यार हो रहा अब बोल भाई एक ही, हाँ बोलो। वेरी गुड, इतना ही बोलना, और बेसिकली आप ध्यान से देखो तो हमारी इंग्लिश जो हम रिएक्शन में यूज करते हैं वो बड़ी इजी है, तुम लोग ना डायरेक्ट मत सोचो ज्यादा, तुम टेम्पलेट्स की तरह सोचो, टेम्पलेट्स मतलब समझते हो ना, बीच बीच में फिल इन द ब्लैंक से ओपन कर देना, शुरू में व्हेन बोलना ही बोलना है, व्हेन डिड मतलब डैश है, is reacted with did dash, then did it obtain, तो इतना ही याद कर, इतनी इंग्लिश है, ज्यादा टेंशन मत लो, इसे थोड़ा आराम से हो जाएगी, तुम टेंशन लेके याद कर रहे हो, ठीक है, बोले इसकी इंग्लिश कैसे बनाना, तो आपको ये याद है, ठीक है, बाकी तो टेम्पलेट सही पहले से मालूम। चलिए अब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि ये मैंने लिखा, अरे सोनी करो, बोलना बेटा फ्रैंकलिन रिएक्शन क्या है, हद हो गई कुछ भी, मैंने पिछली बार क्या ये कहा, बोले हलवा मिला,
बोले दाल मखनी वहां तो नहीं थी, कहीं और मिली होगी, वहां तो नहीं थी, ये क्या करेगा। इवन गॉड कुछ तो पढ़ के आए हो, बताना बेटा फ्रैंकलिन रिएक्शन क्या है। नेक्स्ट, अब बताओ इससे सरल कोई क्वेश्चन है, बता बेटा। ये थी वुड्स रिएक्शन, मैं पूछ रहा हूँ फ्रैंकलिन रिएक्शन। हद हो गई ये हैं, क्या ले लेते भाई। मेरे को लग रहा है तुमने अभी कल परसों कोई पिक्चर देखी है टाइटैनिक नाम से, और वो भूल नहीं पा रहे हो, टाइटेनियम ले लेते हैं। फरवरी के महीने में ऐसी पिक्चर मत देखा, हद होती है यार तुम्हारी। बोले टाइटेनियम ले लेते हैं, डूब जाओ डूब। अरे भैया तुमने जिन सुना है, जिन 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 सुना है, जिंक सुना है, जिंक। हाँ, और जब सोडियम की जगह जिंक लेते हैं तो फ्रैंकलिन रिएक्शन होती है। तुम ज्यादा फ्रैंक होकर जिन सोच रहे थे, ये मान लो तुम कौन सी जिन सोच रहे थे, ये जिन कौन सी सोच रहे थे। कई लोगों को जिन जिन तो उन्हें याद आ रहा है, तुम लोग अच्छे बच्चे हो, मुझे उम्मीद है तुम सोच रहे होगे वो चिराग मिलता है उसको जब तो जिन निकलता है ना, मुझे पता तुम वही जिन सोच रहे होगे। चलो चलो लौट के आ जाओ, 4 बोतल। चलो इज इट क्लियर, मतलब बोतलों में केमिकल रखा जाता है। तो अब भैया यहाँ पे जिंक लिया, इससे रिएक्शन, इसका काम क्या था अगर याद हो, हेलोजन खींच लेना। ये हेलोजन ले लेगा तो ये दोनों हेलोजन इसके साथ चली गई, इसकी भी वैलेंसी खाली हो गई, इसकी भी वैलेंसी खाली और डबल बॉन्ड बन गया। बेटा ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, डी हेलोजिनेशन। व्हाट इज डी हेलोजिनेशन? व्हेन डाई हेलोजन एल्केन, किसी कंपाउंड में 2 हेलोजन है, इसे कहेंगे डाई हेलोजन एल्केन, इट इज रिएक्टेड विद जिंक, देन एल्कीन्स आर ओके। बस ये ध्यान रखना है कि ये दोनों हेलोजन या तो पड़ोसी कार्बन को या एक ही कार्बन। अगर ये ऐसा कोई कंपाउंड ले लिया तो दिक्कत आ जाएगी। अब तो रिंग बन जाएगी ना, इसमें और इसमें नया बॉन्ड बनेगा तो रिंग आ जाएगी, इसलिए ये लगातार काटते हैं। बेटा ये वाले केमिस्ट्री में डाइहैलाइड कहलाते हैं, विसिनल डाइहैलाइड या शॉर्ट फॉर्म में विस डाइहैलाइड। केमिस्ट्री में डाइहैलाइड 2 तरह के हैं, विस और एक जेम। अगर एक ही कार्बन में 2 हेलोजन होती है तो उसे कहते हैं जेम, ठीक है। ये जेमाइनल फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म में जेम कहलाता है। इसे विसिनल कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में VIC, विस। तो विस या जेम ले लें और जिंक से रिएक्शन करें तो ये प्रोडक्ट बने। लिख लीजिए हेडिंग का नाम डी हेलोजिनेशन। डी हेलोजिनेशन, इसमें डायने के लिखें, व्हेन विस और जेम डाइहैलाइड्स, when vis or gem dihalides are reacted with zinc, when vis or gem dihalides are reacted with zinc, when vis or gem dihalides are reacted with zinc, then alkenes are obtained. Then alkenes are obtained. Relation. When vis or gem dihalides reacted with zinc, then alkenes are obtained. ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए इतना ही रखते हैं आज, टाइम हो गया। Thank you, sir. You're welcome बच्चों।